जिंदगी एक सांस जितनी नाजुक और एक उड़ान जितनी तेज। कभी लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। यहाँ एक पल में हंसी खुशी, सपनों की उड़ान, और अगले ही पल सन्नाटा, चीख, मातम और सिसकियाँ। 12 जून 2025 अहमदाबाद। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो 242 जिंदगियों को लंदन की ओर ले जा रहा था, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद मेघानी नगर के पास हॉस्पिटल कैंपस में क्रैश हो गया। वो सपने, वो हंसी, वो उम्मीदें, सब कुछ आग और धुएं में तब्दील हो गया। भारतीय इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस आखिरी 2 मिनटों में क्या हुआ होगा। प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ से जुड़ी बारीकियां, कैसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेन माने जाने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हो गया क्रैश। विमान के उड़ान भरने से पहले होने वाली जांचों और उसमें बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में, और साथ ही जानेंगे जिंदगी का मर्म जो यह हादसा हम सभी को सिखा गया। गुरुवार 12 जून 2025 दोपहर 1:40 बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जब ट्रेनी डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, तब उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आज का खाना वो पूरा नहीं खा पाएंगे। शायद ही उन्होंने कल्पना की होगी कि आफत आसमान से उड़कर उन पर गिरने वाली है। वो 1,40,40,000,000 भारतीयों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी आत्मा को झकझोर देने वाली भयानक प्लेन क्रैश की खबर उन्हें मिलेगी। प्लेन में सवार 242 लोगों की तो बात ही छोड़िए, जब तक वो कुछ सोच पाते उसके पहले ही हो गया बड़ा धमाका। पूरे शहर में आग का गुबार, अफरा तफरी और मातम। हमेशा की तरह ही उस दिन भी क्रू मेंबर्स समेत 241 लोग, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे वीवीआईपी पैसेंजर्स अपने अपने सपनों के साथ AI 171 में सवार हुए। किसी को लंदन में नौकरी ज्वाइन करनी थी, किसी को अपने परिवार से मिलना था, तो कोई छुट्टी मनाकर वापस लौट रहा था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में इंडियन एयरलाइंस का विमान AI 171 हमेशा की तरह ही 1:30 पर रनवे पर आता है। 1:38 पर टेक ऑफ के लिए 3,502 मीटर रनवे पर दौड़ता है। 1:39 पर महज 625 मीटर की ऊंचाई पर जाकर पायलट सुमित सबरवाल मेडे कॉल ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजते हैं। पायलट आखिरी 4-5 सेकंड में ATC से कहते हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ATC जब तक रिस्पॉन्ड करता, फ्लाइट AI 171 क्रैश हो चुका था। साथ ही चकनाचूर हो चुके थे कई परिवारों के सपने, और हमेशा के लिए बिछड़ गए थे उनके अपने। रोचक बात यह है कि इस घटना को अपनी छत से रिकॉर्ड करने वाले 17 साल के आर्यन अंसारी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनका ये बनाया वीडियो भारत के पहले और सबसे भयानक विमान हादसे का जिंदा सबूत बन जाएगा। ये प्लेन क्रैश महज एक घटना नहीं, बल्कि एक डर है जो भारतीयों के रूह में बैठ गया, जिसे निकलने में लंबा वक्त लगेगा। भारत का हर शख्स जो हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मानता था, उसकी आत्मा झिझक गई है। अगली हर यात्रा से पहले उसे ये आशंका होगी कि क्या हम अनसेफ तो नहीं। हर शख्स स्तब्ध हो गया, मानो ये हादसा उसके घर परिवार में हुआ हो। इस हादसे से पूरे भारत में मातम छा गया। भले ही ये घटना अहमदाबाद में हुई, लेकिन इसमें देश भर के पैसेंजर सवार होकर 7 समंदर पार जा रहे थे, जिसमें 52 ब्रिटिश नागरिक, 57 पुर्तगाली नागरिक और 1 कैनेडियन नागरिक था। जिस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को दुनिया का सबसे एडवांस, हाईटेक और सेफेस्ट प्लेन्स में गिना जाता है, वो क्रैश हो गया।
एविएशन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स जिस बोइंग विमान को एविएशन टेक्नोलॉजी की बेजोड़ मिसाल मानते हैं, वो क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को भविष्य का विमान कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस विमान में जो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान बनाता है। रिडंडेंट सिस्टम, आसान भाषा में एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम। इसके इंजन, हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। कंपोजिट मटेरियल्स, ड्रीमलाइनर का 50% हिस्सा हल्के और मजबूत कंपोजिट मटेरियल से बना है। इसमें 50% में मुख्यतः CFRP, 20% एल्यूमिनियम, 15% टिटेनियम, 10% स्टील और 5% अन्य सामग्री जैसे ग्लास इंसुलेशन रहते हैं, जो इसे टिकाऊ और ईंधन कुशल बनाता है। ये हादसा इतना भयानक था कि इतने टिकाऊ मटेरियल भी पूरी तरह से मेल्ट हो गए, इसके टुकड़े भी नहीं मिले। एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम है जो किसी भी खराबी को तुरंत डिटेक्ट करता है और उड़ान भरने से मना कर देता है। इसे सेंसर बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम भी कहा जाता है, जो बहुत कम विमानों में पाया जाता है। इसके अलावा इस विमान का कॉकपिट सिस्टम AI सपोर्ट से भी लैस था। पायलट ट्रेनिंग, पायलट्स को कठिन ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपातकालीन लैंडिंग और अग्निशमन जैसे हालात शामिल होते हैं। साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग से बचने के लिए इसके सिस्टम्स में एडवांस्ड प्रोटेक्शन है। क्रैश रिकॉर्ड, 10 सालों में ड्रीमलाइनर की क्रैश दर विश्व में सबसे कम रही है। यही नहीं, बोइंग 787 के पायलट के पास इमरजेंसी में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल ट्रांसफर सिस्टम होता है, जिससे वो सिर्फ एक बटन से एक्शन ले सकता है। इन सब के बावजूद इतने बड़े हादसे ने सवाल उठाए हैं। क्या ये तकनीक पूरी तरह से भरोसेमंद है या फिर मेंटेनेंस और ह्यूमन एरर ने इसे कमज़ोर किया? जिन तकनीकों पर मानवता उन्नत होने का दंभ भरता है, उन तकनीकों पर भी शंका करने के लिए विवश करता है ये खौफनाक हादसा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, आखिर कैसे इस हादसे का शिकार हो सकता है? हादसे की जांच DGCA और AAIB जैसी एजेंसियां कर रही हैं। पूरा सच ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट का DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से पता चलेगा। लेकिन एविएशन इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स ने इनकी कई संभावित कारण या थ्योरीज गिनाई हैं, जिसे समझने के लिए हवाई जहाज के टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। फ्लाइट मूवमेंट स्टार्ट प्रक्रिया यानी कि फ्लाइट मूवमेंट स्टार्ट प्रोसीजर, विमान जब एयरपोर्ट पर पार्क होता है तब उसके सारे सिस्टम बंद होते हैं और इस समय इसे कोल्ड एंड डार्क स्टेट का प्लेन कहा जाता है। जब विमान रात भर पार्क किया गया हो, इस वक्त इंजन ठंडे और लाइट्स बंद होती हैं। कॉकपिट पर बैठते ही पायलट सबसे पहले पावर ऑन करता है। इसमें बैटरी या APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट चालू होती है। इसके बाद पूरी फ्लाइट के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे कि FMS फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और MFD फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग। अब समय होता है इंजन स्टार्ट करने का, लेकिन इंजन स्टार्ट करने से पहले हाइड्रोलिक और फ्यूल सिस्टम की जांच होती है। फिर पूरे सिस्टम को जैसे नेविगेशन, फ्लाइट कंट्रोल और कम्युनिकेशन का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद प्लेन को पुश बैक यानी पार्किंग रनवे की ओर धकेलने का काम किया जाता है। इसे ग्राउंड क्रू टैक्सी पुशबैक या पुशबैक ट्रैक्टर की मदद से अंजाम देते हैं। पायलट ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पुशबैक की अनुमति लेते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। टैक्सी विमान टैक्सीवे या रनवे की ओर बढ़ता है। पायलट फ्लैप्स और स्लेट्स को, जो कि विंग का एक पार्ट होते हैं, उसे टेक ऑफ के लिए सेट करते हैं। कई विशेषज्ञ इस सेटअप में खराबी की भी बात कर रहे हैं। इधर पुशबैक टैक्सी के दौरान ही लैंडिंग गियर और ब्रेक सिस्टम की अंतिम जांच हो जाती है। अब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है और पायलट टेक ऑफ प्रिपरेशन करता है। विमान को रनवे पर सही स्थिति में लाया जाता है। टेक ऑफ के लिए आवश्यक थ्रस्ट सेट किया जाता है। रोटेशन स्पीड VR लगभग 140 से 160 नॉट सेट किया जाता है। अंत में ATC से क्लियरेंस यानी टेक ऑफ की अंतिम अनुमति ली जाती है और धीरे धीरे फ्लाइट उड़ान भरने लगती है। टेक ऑफ के बाद थ्रस्ट एप्लीकेशन के लिए पायलट थ्रस्ट लीवर को आगे की ओर बढ़ाते हैं।
जिससे इंजन पूर्ण शक्ति पर काम करते हैं। तय गति वीआर पर पायलट विमान को ऊपर उठाते हैं। अब फ्लाइट हवा में होती है। अब जरूरी होता है लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन, यानी टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर ऊपर उठाना। विमान प्रारंभिक क्लाइंब गति और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ऑटो पायलट या मैनुअल कंट्रोल का उपयोग करते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के क्रैश से पहले पायलट ने मेडे कॉल में पर्याप्त थ्रस्ट न मिलने की सूचना एटीसी को भेजी थी, लेकिन क्यों ये थ्रस्ट नहीं मिला, ये जांच से ही पता चलेगा। हर चीज को सही समय पर और को पायलट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है, जिसमें जरा सी चूक जिंदगियां तबाह कर सकती हैं। इस हादसे को लेकर एक्सपर्ट्स कई स्पेकुलेशंस और थ्योरीज दे रहे हैं, जैसे इंजन फेलियर। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजनों का पूरी क्षमता से काम न करना एक बड़ा कारण हो सकता है। बर्ड हिट, यानी कि टेक ऑफ के समय किसी पक्षी का इंजन से टकराना भी इस हादसे की वजह हो सकता है। तकनीकी खराबी, कुछ विसल ब्लोअर्स ने पहले ही बोइंग 787 के इंजन जेल और बैटरी सिस्टम में खामियों की बात उठाई थी। बहरहाल जांच अभी जारी है और ब्लैक बॉक्स और FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही इस हादसे का असली राज खोल सकते हैं। बस, ट्रेन, कार, किसी में भी इतनी चेकिंग नहीं होती जितनी फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले की जाती है। आइए एक नज़र डालते हैं इन जांच प्रक्रियाओं पर जिसे फ्लाइट के उड़ने से पहले किया जाता है। प्री फ्लाइट तकनीकी जांच यानी कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। टेक ऑफ से पहले विमान की पूरी जांच कई स्तरों पर की जाती है। ये प्रक्रिया ग्राउंड क्रू, टेक्नीशियंस और पायलट्स द्वारा मिलकर पूरी की जाती है। सबसे पहले होता है एक्सटीरियर वॉक अराउंड इंस्पेक्शन। इसे पायलट, को पायलट या ग्राउंड इंजीनियर्स मिलकर करते हैं। इसमें चेक किया जाता है फ्यूल जेल, विमान का मुख्य ढांचे में दरार, डेंट या किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल खराबी तो नहीं है। इसके बाद विंग्स और कंट्रोल सरफेस, इंजन, ब्लेड्स, हवा के रास्ते यानी कि इनलेट और निकास, एग्जॉस्ट चेक किए जाते हैं। लैंडिंग गियर, इसमें टायरों का दबाव, ब्रेकिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की कार्यक्षमता जांची जाती है। FOD चेक यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डिब्रीज, रनवे और विमान के आसपास कोई कचरा, पत्थर या अन्य वस्तु जो नुकसान पहुंचा सकती हो उसकी जांच की जाती है। सेंसर और लाइट्स, पायलट ट्यूब, हवा की गति नापने वाला, नेविगेशन लाइट्स और अन्य सेंसर्स की कार्यक्षमता। फिर होता है इंटरनल सिस्टम चेक। इसे पायलट, को पायलट और टेक्नीशियन करते हैं। इसमें कॉकपिट सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड नेविगेशन डेटा की जांच। नेविगेशन सिस्टम, GPS, रडार और इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम की कार्यक्षमता को भी जांचा जाता है। फ्लाइट कंट्रोल, रडार, एलेरॉन्स और एलिवेटर्स की कार्यक्षमता का टेस्ट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ईंधन, दबाव और ऊंचाई नापने वाले गेज की सटीकता। कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क की जांच भी की जाती है। इमरजेंसी सिस्टम में ऑक्सीजन मास्क, फायर एक्सटिंग्विशर और बैकअप सिस्टम्स की जांच होती है। इंजन और हाइड्रोलिक्स, इंजन की शुद्धता और मात्रा, तेल का स्तर, बैटरी की स्थिति और हाइड्रोलिक सिस्टम की कार्यक्षमता की भी जांच होती है। इसके बाद की जाती है कैबिन और सुरक्षा जांच, जिसे कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ मिलकर करते हैं। इसमें कैबिन की सफाई, संदिग्ध वस्तुओं की जांच और विजुअल चेक शामिल होता है। इसके अलावा सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट्स, सीट बेल्ट्स और इमरजेंसी एग्जिट्स की जांच भी की जाती है। अंत में यात्री सामान की सही जगह पर रखरखाव और वजन संतुलन की जांच। आइए अब जानते हैं कि प्री फ्लाइट प्रिपरेशन और कॉकपिट सेटअप के बारे में। टेक ऑफ से पहले पायलट और को पायलट कॉकपिट में एक विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर विमान को तैयार करते हैं। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। बोइंग 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट उपलब्ध होती है जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले MFD पर दिखाई जाती है। पायलट्स इसे CH/KL बटन दबाकर एक्टिवेट करते हैं। कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट CDU में फ्लाइट प्लान, रूट और नेविगेशन डाटा दर्ज किया जाता है। ऑटो पायलट कंट्रोल मोड पैनल MCP प्रारंभिक क्लाइंब गति उदाहरण 160 नॉट्स पर सेट की जाती है। फ्यूल चेक यानी कि फ्लाइट में ईंधन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता का दोबारा कंफर्मेशन किया जाता है। आपको बता दें कि बोइंग विमान की फ्यूल क्षमता
1,26,206 लीटर तक होती है। वेट एंड बैलेंस टेस्टिंग के जरिए पैसेंजर, कार्गो और फ्यूल के वजन का संतुलन चेक किया जाता है। इंजन स्टार्ट प्रिपरेशन, इंजन रोल्स, रॉयस ट्रेंट 1000 या जीई की प्री स्टार्ट जांच, नेविगेशन और कम्युनिकेशन जांच, रेडियो, ट्रांसपॉन्डर और एटीसी से संपर्क स्थापित करना। इन कठिन जांचों से गुजरने के बाद किसी फ्लाइट को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। इस वजह से हवाई यात्रा को ट्रेन, बस या कार के सफ़र से सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ये हादसा हमें एक बार फिर सतर्क करता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, मानवीय और प्राकृतिक कारक इसे चुनौती दे सकते हैं, जिससे कभी भी बड़ी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। साथ ही इस हादसे ने हवाई सफ़र से जुड़ी धारणाओं को भी बदल कर रख दिया। लोगों के मन में हवाई सफ़र को लेकर डर, चिंता और आशंकाएं घर कर चुकी हैं, जिसे मिटाने में वक्त लगेगा। इसका सबूत है 13 जून को विमान कंपनियों के शेयर में आई बड़ी गिरावट। इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयर में 5% तक की बड़ी गिरावट देखी गई। वहीं अमेरिका में बोइंग के शेयरों में 6% की गिरावट दर्ज की गई। ये महज शेयर बाजार की गिरावट नहीं, बल्कि हवाई सेवा के प्रति लोगों के विश्वास में भी गिरावट थी। ये हादसा भले ही किसी भी वजह से हुआ, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए। सेफ्टी चेक्स और अधिक ट्रांसपेरेंट बनने चाहिए। फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए। जब लोग फ्लाइट के बारे में शिकायत करते हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो, जैसे कि डिस्प्ले बंद होना, एसी का बंद होना, जैसे कुछ लोगों ने इस फ्लाइट के संबंध में भी किया था। एक यात्री जो इसी विमान में उसी दिन सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था, उसने प्लेन में खड़खड़ाहट की आवाज़ नोटिस की। इसीलिए साथ ही साथ हर उड़ान के बाद पैसेंजर्स का फीडबैक भी लेना चाहिए और शिकायतों को दूर भी किया जाना चाहिए, ताकि ज़िंदगियों को बचाया जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम हवाई यात्रा नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एयर इंडिया से ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अहमदाबाद से ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए उन डॉक्टर्स के बारे में जो मेस में उस वक्त खाना खा रहे थे। उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, मौत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल है तो हमारी ज़िंदगियों पर। डर निकालिए, कोशिश करें हर पल इसे जीने की। किसी ने सच ही कहा है, झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ज़िंदगी हमें हर रोज़ मिलती है, लेकिन मौत केवल एक बार। इसलिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।